चलिए, हेलो एवरीवन। आपका 3 डायमेंशन ज्योमेट्री जो चल रही थी उसमें हम लोगों ने स्ट्रेट लाइन को कंप्लीट कर लिया है। उसके पूरे टॉपिक को आपको हमने बता दिया है। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट था सॉर्टेड डिस्टेंस वाला टॉपिक, और जो दो लाइनों के बीच का एंगल निकालना वो भी टॉपिक था, और 2 पॉइंट से जाने वाली लाइन की इक्वेशन निकालना, 1 पॉइंट से जाने वाली लाइन की इक्वेशन निकालना, सारे टॉपिक्स आपने पढ़े थे। अब हम लोग पढ़ेंगे अगले टॉपिक में हम आ रहे हैं जो हमारा थ्री डायमेंशन ज्योमेट्री में सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो होता है प्लेन। प्लेन का मतलब क्या है सबसे पहले समझ लेते हैं। प्लेन मतलब जस्ट लाइक दिस। ये क्या है? ये प्लेन है। ये क्या है? आपका एक प्लेन है। ये पूरा क्या है? एक प्लेन है। इसको प्लेन बोलेंगे। ये क्या पूरा एक प्लेन है ना? तो इसी की बात अब चलेगी। कहेंगे प्लेन किसी पॉइंट से, मान लो ये प्लेन ऐसे हमने पकड़ लिया तो ये पॉइंट इस पॉइंट से होके जा रहा है ना? इसको ऐसे कर दिया, दूसरा तो पॉइंट बदल गया। तो प्लेन कहीं भी ऐसे रखो, घुमाओगे तो ये प्लेन क्या है? अब करेगा। अभी कहेंगे प्लेन किसी प्लेन पे, जैसे एक प्लेन ये प्लेन इस प्लेन पे परपेंडिकुलर है, या इस प्लेन के साथ इतना एंगल बनाता है, ऐसे झुका हुआ है, ये एंगल बना रहा है। ये सब चीजें आपके सामने आएंगी अब। तो इसके बारे में अब आपको समझना होगा, है ना? तो प्रैक्टिकली आपको दिमाग में काम करना है ना? तो हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? इक्वेशन ऑफ द प्लेन इन स्पेस। सबसे पहले टॉपिक क्या है? इक्वेशन ऑफ प्लेन इन स्पेस। स्पेस मतलब, क्योंकि प्लेन जो होता है वो कहीं भी बना सकते हैं। ऐसे बना दिया, ऐसे बना दिया, तिरछा मेढ़ा, उल्टा सीधा खड़ा, कहीं भी बनाए। तो वो स्पेस की बात हम कर रहे हैं, है ना? इक्वेशन ऑफ द प्लेन इन स्पेस। तो इसके जो फॉर्मेट होता है उसको जरा बहुत ध्यान से समझने का कष्ट करिएगा कि हमारा जो प्लेन होता है, हे राम, प्लेन के बारे में जरा बात को समझने की कोशिश की जाए और समझदारी से इसको पढ़ा जाए, तभी बातें समझ में आएंगी। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इक्वेशन ऑफ प्लेन इन स्पेस में। सबसे पहले हम बात करते हैं फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ प्लेन विच पासिंग थ्रू ए पॉइंट। हमारा प्लेन किसी एक पॉइंट से पास हो एंड परपेंडिकुलर टू ए गिवन वेक्टर। इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू ए पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू ए गिवन वेक्टर। तो पहला हमारा टॉपिक क्या है? इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू a point and perpendicular to the given vector। किस पे परपेंडिकुलर हो? गिवन वेक्टर पे परपेंडिकुलर होनी चाहिए। ठीक है, इस बारे में हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए जरा ध्यान समझिए, ये प्लेन बना लिया, दिस इज द प्लेन। अब प्लेन बोर्ड, ब्लैक बोर्ड पे ये प्लेन बनाया अपनी तरफ से समझने के लिए। लेट दिस प्लेन इज पासिंग थ्रू ए पॉइंट कैपिटल ए हुज पोजीशन वेक्टर, इसका पोजीशन वेक्टर कितना? स्मॉल ए वेक्टर है। ये ओरिजिन हो गया। हमने मान लिया हमारे पास एक प्लेन है। मान लीजिए किताब को जैसे कोई भी चीज उठा ली, प्लेन है, मान लीजिए प्लेन मान ली ले लिया हमने। दिस इज ए प्लेन, ठीक है, दिस इज ए प्लेन। ये प्लेन है आपका, और ये इस पॉइंट से पास हो रहा है। एक पॉइंट से पास हो रहा है नहीं, इस पॉइंट के ओरिजिन से हमने डिस्टेंस सेलेक्ट कर ली। ठीक, अब ध्यान से करें किसकी इक्वेशन निकालो? इस प्लेन की इक्वेशन निकालो। फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ द प्लेन विच इज परपेंडिकुलर टू ए गिवन वेक्टर। एक वेक्टर दे रहे हैं हमको, करें ये प्लेन जो हमारा, ये देखो इस वेक्टर पे परपेंडिकुलर, देखो इस तरह से ये प्लेन, और ये देखो परपेंडिकुलर वेक्टर ऐसे दिख रहा है आपको। दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है? 90 बन रहा है। वैसे करें इस पर परपेंडिकुलर, तो ये वेक्टर हमारा परपेंडिकुलर होगा ना। तो अब इसको मैं ऐसे तो दिखा नहीं सकते आगे ऐसे खींच के, इसको मैं ऐसे लिटा के दिखा रहे हैं। देखो ध्यान से, ये हमारा एन वेक्टर है। ध्यान से समझिए। लेट ए प्लेन passing through a point capital A whose position vector is small a vector and it is perpendicular to a vector n vector, perpendicular to a given vector n। ये हमारा प्लेन जो है, हमारा प्लेन ये ऐसे बना था, ये इस वेक्टर पे परपेंडिकुलर है कि नहीं? अब इसकी इक्वेशन निकालनी, तो हमने कहा जिसकी इक्वेशन निकालनी उस पर एक पॉइंट क्या लेते हैं लोग? पी पॉइंट लेते हैं। तो लेट ए पॉइंट पी ऑन द प्लेन। लेट ए पॉइंट कैपिटल पी ऑन द प्लेन हुज पोजीशन वेक्टर इज आर वेक्टर। इसका पोजीशन वेक्टर कौन है? आर वेक्टर। अब जरा बहुत ध्यान से समझने का कष्ट करें, एक एक चीज को समझिएगा तो बातें समझ में आ जाएंगी और आप अच्छे से इसको समझ करके काम कर पाएंगे। देखिए प्लेन पर, ये प्लेन देखो हमारा ये प्लेन है। ये प्लेन हमारा किसी एक पॉइंट से जा रहा था ना, इस पॉइंट से पास हो रहा था, इस पॉइंट से, ये नाम था।
और ये हमारा एक लाइन हमने इसमें खींच ली, ये पॉइंट हमारा P हो गया। तो एक इस पे प्लेन पे एक वेक्टर दिखाई दे रहा है, क्या नाम है इसका, AP वेक्टर है। और ये AP वेक्टर और ये हमारा जो प्लेन ये मार्कर, इनके बीच का एंगल दिखाई दे रहा है, 90 दिख रहा है कि नहीं, देखो। तो आप इस फिगर के अकॉर्डिंग देखिए, सिंस AP वेक्टर इज परपेंडिकुलर ऑन एंड वेक्टर, देखो AP वेक्टर एंड वेक्टर पे परपेंडिकुलर है कि नहीं है, हाँ सर है। तो आपने पढ़ा था 90 डॉट जीरो क्रॉस, अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है। तो क्या आएगा, हेंस AP वेक्टर डॉट एन वेक्टर बराबर जीरो पे। हाँ सर, AP वेक्टर लिख सकते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ P माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A डॉट एन बराबर जीरो पे। OP की वैल्यू कितनी होगी, R वेक्टर माइनस OA की वैल्यू कितनी होगी, A वेक्टर डॉट एन बराबर जीरो पे। ये हमारा फॉर्मूला बना मेनली, ठीक है। इसको थोड़ा और आगे बढ़ाया जाएगा, इसको थोड़ा और आगे बढ़ाया जाएगा, है ना। तो जब इसको और आगे ले जाएंगे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, R डॉट एन वेक्टर माइनस A डॉट एन बराबर जीरो पे। तो ये R डॉट एन वेक्टर इक्वल टू A डॉट एन वेक्टर। ये मेनली फॉर्मूला जिसमें वैल्यू रख करके आंसर दिया करेंगे, वो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। ये फॉर्मूला कब लगाएंगे, जब हमारा प्लेन किसी एक पॉइंट से पास होगा, किसी एक पॉइंट से पास होगा, ठीक, किसी एक पॉइंट का नाम A होगा, और किसी एक गिवन वेक्टर पर वो परपेंडिकुलर होगा। गिवन वेक्टर पर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा ऐसे। तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, R डॉट एन बराबर A डॉट एन। एन क्या है, परपेंडिकुलर वेक्टर, A क्या है, पॉइंट है जहां से हमारा प्लेन पास होगा। क्लियर हुई बात कि नहीं, बोलो भैया क्लियर हुई कि बात, बोलो क्लियर हो गई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक। अब जरा सुनिए, R की वैल्यू xi प्लस yj प्लस जेड के हुआ करती है। आपको जब ये वेक्टर फॉर्मेट में इक्वेशन आ जाएगी और इसी को जब कार्टेशियन में हमें बदलना पड़ेगा, तो R की वैल्यू xi प्लस yj प्लस जेड के रखेंगे। n वेक्टर हमें दिया होगा सवाल में, A वेक्टर हमको सवाल में दिया होगा, हम डॉट कराएंगे, कैलकुलेशन करेंगे, तो हमारी जो इक्वेशन आएगी फाइनली वो ऐसे दिखाई दिया करेगी, ax प्लस by प्लस cz इक्वल टू d के फॉर्मेट में। तो हमारे जो प्लेन की इक्वेशन का आंसर आया करेगा कार्टेशियन फॉर्मेट में इस तरह से दिखाई देगा, ax प्लस by प्लस cz इज इक्वल टू d। दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द प्लेन, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ द प्लेन। हमारा आंसर कार्टेशियन में अगर कहीं लिखा मिलेगा तो इस तरह से प्राप्त हुआ करेगा, देखेंगे अभी मिलेंगे सवाल, तो ऐसे लिखा होगा आंसर। अभी कैसे आज हमने फिर से आपको समझा रहे हैं, R की वैल्यू आप कैसे रखोगे, xi प्लस yj प्लस yj प्लस zk। n वेक्टर की वैल्यू कुछ ना कुछ मान लो, जैसे 2i प्लस 3j प्लस 4k आ गई। A वेक्टर कुछ दिया, मान लो i प्लस 2j प्लस 3k और फिर डॉट 2i प्लस 3j प्लस 4k। जरा डॉट करा रहे, देखना ध्यान से, i का i के संग गुणा होगा तो 2x आया, हाँ आया, 3y आया, बिल्कुल आया, 4z आ गया, बहुत सही, इज इक्वल टू, इधर डॉट कराएंगे 3 2 और ये कितना 6 और ये कितना 12, 12 6 18, 18 2 20, कितनी वैल्यू आ गई। तो देखो जो फॉर्मेट दिख रहा है वो यही वाला फॉर्मेट दिख रहा है कि नहीं, ax प्लस by प्लस cz बराबर d के। तो जब आंसर आया करेगा तो इस तरह से आंसर पहुंचेगा कार्टेशियन में, है ना। तो कार्टेशियन फॉर्मेट में आपको हमने प्लेन की स्टैंडर्ड फॉर्मेट लिख के दिखाई है, अभी जरूरत पड़ेगी तब आप समझ में आ जाएगा, कोई परेशान ना हो आप कि सर ये क्या पढ़ा दिया आपने बीच में, वो आपको समझाया हमने कि हमारा जब आंसर आएगा तो वैल्यू जब रखेंगे तो हमारा आंसर इस फॉर्मेट में पहुंचा करेगा, x का टर्म फिर y का टर्म फिर z का टर्म फिर बराबर फिर एक कांस्टेंट। तो ये प्लेन की जनरल फॉर्मेट की इक्वेशन लिखी हुई है, क्लियर, हाँ सर क्लियर है, कोई दिक्कत तो बताइए, जल्दी बताओ फटाफट, जल्दी बताओ फटाफट, ठीक। चलो सर कोई दिक्कत नहीं, इनको समझ में आ रही, कुछ कुछ तो आया, चलो आगे बढ़ाते हैं हम लोग, बिठाते हैं इसको। अब इसी में थोड़ा सा और आगे बढ़ा दिया जाता है। अब देखिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन, किसी प्लेन की, जैसे मान लो प्लेन है, ये प्लेन है हमारा, ये हमारा क्या है, प्लेन है, ये प्लेन की किसी ओरिजिन, मान लो ये ओरिजिन पॉइंट है, तो इससे इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन लिख लीजिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम ओरिजिन, इसका फॉर्मूला आप याद कर लीजिए, T इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, T, क्या फॉर्मूला होता है, A डॉट n अपॉन मॉड ऑफ n,
ए डॉट एन अपॉन मॉड ऑफ एन। ए जानते हो, एन जानते हो। ए वो पॉइंट है जहां से हमारा प्लेन पास हो रहा है, ए वो पॉइंट है जहां से हमारा प्लेन क्या हो रहा है, पास हो रहा है। और एन क्या है, वो वेक्टर जो इस पे परपेंडिकुलर है। तो P इक्वल टू ए डॉट एन अपॉन मॉड ऑफ एन, P वेक्टर इक्वल टू ए डॉट एन अपॉन मॉड ऑफ एन। क्लियर है? हाँ सर, ये फॉर्मूला याद रखिए, जरूरत पड़ेगी हमको कहीं कहीं। अब जरा ध्यान से देखिए, इसमें एक और चीज करते हैं, इसी फॉर्मूले को जो फॉर्मूला ऊपर अभी लिखा है, इक्वेशन ऑफ द प्लेन इन द फॉर्म ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसी को थोड़ा रिड्यूस कर रहे हैं आगे, इस फॉर्मूले को आगे ले जा रहे हैं। ध्यान देना, इसके लिए दोनों साइड में अपनी तरफ से मॉड ऑफ एन का डिवाइड करा दिया। क्या करा दी? मॉड ऑफ एन से डिवाइड करा दिया। जैसे आपका आपने काम में किया तो ये क्या वैल्यू बन गई, पी बन गई कि नहीं बन गई? इसको अगली स्टेप में ऐसे लिख सकते हैं, आर डॉट एन कैप बराबर पी। ये क्या है? इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन इन फॉर्म ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन। आएंगे सवाल इसमें, मिलेंगे, कहेंगे फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ द प्लेन इन विच हुज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज 15 यूनिट, जिसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओरिजिन से कितनी 50 यूनिट है, एंड ए यूनिट एंड ए नॉर्मल वेक्टर इज 2i + 3j + 4 के कुछ भी दे देंगे। तो n वेक्टर दे देंगे आपको और परपेंडिकुलर डिस्टेंस दे देंगे p, और आपसे प्लेन की इक्वेशन पूछेंगे तो आप ये फॉर्मूला यूज करोगे, r डॉट एन कैप बराबर p के। एन कैप को अगली स्टेप में ऐसे लिखोगे, सवाल ने दिया होगा, n की जगह रख दोगे, ये रख दोगे, p आपकी वैल्यू सॉल्व हो जाएगा। अभी सवाल आएंगे समझ में आएंगी बातें, अभी तो सिर्फ हवा पानी लग रहा है। टॉपिक को क्लियर करते चलिए, टॉपिक को क्लियर करते चलिए, ठीक? हाँ, अब आइए सर, अब आइए सर आगे बढ़ते हैं। ध्यान से जरा काम करना है ना अच्छे से, क्योंकि अभी बहुत सी चीजें आपको समझनी इसमें। अब जैसे आपको प्लेन की इक्वेशन में आपको पता है कि आप किस फॉर्मेट में होनी चाहिए, ax + by + cz बराबर d। ये प्लेन की किस फॉर्मेट में है इक्वेशन? कार्टेशियन में। तो पता है क्वेश्चन किस तरह पूछते हैं, कार्टेशियन में इक्वेशन दे करके आपसे कहेंगे इसको वेक्टर में लिख दो। एक नंबर में छोटा सा क्वेश्चन बना सकते हैं लोग, राइट द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ वेक्टर इक्वेशन ऑफ दिस इक्वेशन। तो क्या करना है, सबसे पहले आपको ध्यान देना है, तो इसकी जो वेक्टर इक्वेशन होगी, कौन सी इक्वेशन? वेक्टर r डॉट ai + bj + ck = d, ये फॉर्मेट होता है। अभी कहा सर आपको कैसे पता चलेगा, हम बता रहे हैं आपको। यहां पर जब वैल्यू लिखी गई होगी xi + yj + zk लिखा गया होगा, तो जब डॉट कराया गया होगा तो i वाले का x के साथ गुना होगा, तो ax आया होगा, ax by। तो इसका वेक्टर फॉर्मेट ये होता है, आपके दिमाग में होना चाहिए। अब ध्यान से सुनिए, जब वेक्टर फॉर्मेट में आप कन्वर्ट करो तो इस बात का ख्याल रखना कि ये d जो है, अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको देखो दिखाया r डॉट एन कैप = परपेंडिकुलर डिस्टेंस p के। तो ये डिस्टेंस होती है और डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं होती। अगर ये d निगेटिव हो तो इसको पॉजिटिव बना के तब आप आंसर लिखना। बस ये ध्यान रखना, d हमेशा कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। चलो जरा सवाल देखते थोड़ा सा इस पे बेस्ड करें। इफ कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन इज, कार्टेशियन इक्वेशन हम आपको दे रहे हैं 3x - 4y + 2z = कितने के? -5 के। देन रिड्यूस इट टू वेक्टर फॉर्म, इसको वेक्टर फॉर्मेट में लिख देना भैया। तो आइए सर पहले सबसे पहले देखिए क्या लिखा आपके पास, 3x - 4y सवाल लिए + 2z, ये ऊपर सवाल है, नीचे सोल्यूशन कर रहे हैं, 2z बराबर है। तो हमने d देखा, d कैसा निगेटिव, पूरी लाइन में माइनस का गुणा, 3x + 4y - 2z बराबर कितने के? 5 के। चेक करो भैया। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो ध्यान से, अगर आप टैलेंट है तो आप देखो दिमाग लगाओ, इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं, xi + yj + zk डॉट। अब यहाँ क्या लिखें कि ये वैल्यू मिल जाती है, यहाँ -3i + 4j - 2k बराबर 5 के। अब जरा डॉट कराओ, देखो ये मिल रहा कि नहीं मिल रहा। और इसको अगली स्टेप में क्या लिख सकते हैं, r वेक्टर डॉट -3i + 4j - 2k बराबर 5 बन गई वेक्टर फॉर्मेट। ये वेक्टर फॉर्म, ये वेक्टर फॉर्म है। कोई दिक्कत हो तो बताइए आप हमें, कोई दिक्कत हो तो बताइए आप हमें। इस तरह से आपको लिखना होगा, आदत डालिए, बनाइए।
मतलब कुछ नहीं करना है, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, जेड से लिख लो अपने आप से। अब देखो यहाँ पे 3x लाना है तो यहाँ क्या लिखें, माइनस का 3x लाना है तो x तो हमारे पास है, तो माइनस का 3 लगा के आई लगा दो, बन गया। क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में ये काम ही होता है, आई का आई के साथ गुणा, तो आई के बाद खत्म ही कर दो, कोफिशिएंट बांट के, x वाला इसमें, y वाला इसमें, z वाला इसमें, बाकी जो बची इसमें डालो, वेक्टर बन के तैयार हो जाएगा ना। तो ये क्या होगा, कार्टेशियन में देंगे आपको, वेक्टर में चेंज करने को। अब कहेंगे सर वेक्टर में दे दे कार्टेशियन, तो कुछ नहीं करना भैया, r की जगह एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के रखना और डॉट प्रोडक्ट लगा देना, सट्टा से आंसर दे देना, खत्म कर देना। दिखा देते हैं सवाल छोटा सा, जैसे करें इफ वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन r डॉट 4i प्लस जे माइनस के इसको 3 के, कौन सी लिखनी कार्ट, तो रिड्यूस इनटू कार्टेशियन फॉर्मेट, क्या लिखेंगे, r डॉट 4i प्लस जे माइनस के इसको 3 के, r की वैल्यू क्या है, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, डॉट का निशान मारा, 4i प्लस जे माइनस के इसको 3 के, r का इसके साथ गुणा कराओ, तो 4x प्लस वाई माइनस जेड इजक्वल टू 3, आंसर बन गई कार्टेशियन। ये तो 2 कौड़ी का क्वेश्चन है, कुछ कहने आप तुरंत करेंगे, बदल से मारेंगे, मुंह पे मार देना जिसको जो पूछे कि नहीं, बोलो भाई। आप समझिए, आगे बढ़ते हैं, बढ़े। हाँ, अब एक चीज अभी मैंने आपको पढ़ाई कि आर वेक्टर इज इक्वल टू आर डॉट एन बराबर ए डॉट एन, पढ़ा कि नहीं पढ़ा, मतलब इसको कैलकुलेट करते तो कोई वैल्यू आती है, वैल्यू डी कहलाती है, क्या कहलाती है, डी वेक्टर, मतलब हमने नाम दे दिया डी। तो एक चीज सुनो, ये जो ये लिखा है ना, ये एल, आर के साथ जो एन लिखा है, इसको पता है क्या नाम बोलते हैं, इसको बोलते हैं नॉर्मल वेक्टर। कौन सा वेक्टर, नॉर्मल वेक्टर टू द प्लेन, प्लेन पर ये नॉर्मल वेक्टर होता है, उसको एन वेक्टर बोलते हैं। तो कभी कभी आपको वेक्टर की इक्वेशन देकर के उसका नॉर्मल वेक्टर पूछने कह देंगे, निकालने कह देंगे, निकाल लेंगे कि नहीं निकाल लेंगे। जैसे हमने कोई वेक्टर, हमने कोई इक्वेशन लिखी, हम कहें इसका नॉर्मल वेक्टर बताइए, हमने कोई इक्वेशन लिख के दी, उसका नॉर्मल वेक्टर निकालिए। जैसे हमने क्या लिखी, आर डॉट माइनस का आई प्लस का 4j माइनस का 3k इसको टू माइनस का 6। पहले चेक करो, ये डिस्टेंस होती है, डिस्टेंस निगेटिव नहीं होनी चाहिए, निगेटिव है ना, पहले इसको पॉजिटिव बनाओ, क्या करें पूरी लाइन में माइनस करूंगा, तो आर डॉट आई प्लस माइनस 4j प्लस 3k इक्वल टू 6k। अब देखो ये फॉर्मेट आर डॉट एन बराबर डी लिखा है कि नहीं, तो नॉर्मल वेक्टर टू द प्लेन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, i माइनस 4j प्लस 3k। अगर ऐसे पूछे, एन वेक्टर की वैल्यू पूछे, तो आप इस तरह से निकाल देंगे, फटाक से निकाल पाएंगे नहीं निकाल पाएंगे। अब हो सकता है कि वो वेक्टर में ना दे करके कार्टेशियन में दे करके वेक्टर उसका नॉर्मल पूछ ले, तो पहले कार्टेशियन अगर दिया तो उसको वेक्टर में चेंज करना सिखा दिया, वेक्टर में चेंज करना, नॉर्मल निकाल के बता देना, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये छोटी सी बातें कर लेंगे आप लोग, छोटी छोटी हरकतें हैं, करते रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए देखिए ध्यान से, पहले फाइंड आउट द यूनिट नॉर्मल वेक्टर ऑफ द प्लेन, फाइंड द यूनिट, अब नॉर्मल नहीं पूछा, सिर्फ यूनिट नॉर्मल वेक्टर पूछ दिया, नॉर्मल वेक्टर ऑफ प्लेन, यूनिट नॉर्मल वेक्टर ऑफ द प्लेन 2x प्लस 3y प्लस 6z, 2x प्लस 3y प्लस 6z इज इक्वल टू 4k, ये दे दी गई। चलो आओ इसको पहले स्टैंडर्ड बनाते हैं, चेक करो डी पॉजिटिव है, चलिए अच्छी बात है। इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के डॉट 2i प्लस 3j प्लस 6k इसको, जब भी वेक्टर में चेंज करने की बात आती है तो हम लोग पहले एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के लिख लेते हैं, लिख लिया। अब अगली स्टेप में क्या बन जाएगा, आर वेक्टर डॉट 2i प्लस 3j प्लस 6k इसको टू 4k, चेक करो तो एन वेक्टर क्या आ जाएगा, एन वेक्टर इसको टू आ जाएगा 2i प्लस 3j प्लस 6k। अब पूछा क्या है, यूनिट नॉर्मल वेक्टर टू द प्लेन, यूनिट नॉर्मल वेक्टर टू द प्लेन, इसको हम लोग क्या कहेंगे, एन कैप, एन वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ एन, 2i प्लस 3j प्लस 6k अपॉन मॉड ऑफ अंडर रूट 4 9 36, 2i प्लस 3j प्लस 6k अपॉन
7। अलग अलग करके लिखना चाहें तो 2/7i, 3/7j और 6/7k आंसर हो जाएगा। तो ऐसा भी पूछ सकते हैं, आप कर लेंगे इसमें, कोई दिक्कत हो बताइए, कोई दिक्कत हो बताइए फटाफट फटाफट, है ना? नहीं है ना दिक्कत कि है? नहीं है सर, चलेगा काम। ध्यान दीजिए कि बेटा काम आएंगे सब चीजें, ये सब चीजें भी जरूरत पड़ेगी आपको। क्लियर? पक्का? पक्का ही पक्का है, कच्चा कच्चा थोड़े ना है। अब आइए सवाल लिखते हैं, क्वेश्चन और क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन हमने आपको देखो कितने फॉर्मूले बता दिए अब तक। r.n बराबर a.n, ये कहाँ से आया? r-a.n बराबर 0, ये बेसिक फॉर्मूला था आपका, उससे बन के आया। इसका अंदर गुना कराया, ये आया तो उसको उधर भेजा तो ये बना एक फॉर्मूला। ये फिर एक और बताया आपको, p = a.n upon mod of n, दिस इज कॉल्ड परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ द वेक्टर प्लेन। फिर एक फॉर्मूला और बताया, r.n बराबर mod of n = p, इसको ऐसे भी लिखा हमने, r.n कैप बराबर p की। जब परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको ओरिजिन से देंगे और वेक्टर प्लेन की इक्वेशन पूछेंगे तो इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। इतनी बातें हम आपको अब तक बता चुके हैं। और हमने आपको बताया कि अगर वेक्टर में दिया तो कार्टेशियन में वेक्टर को कैसे चेंज करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म बताइए। रेंज की स्टैंडर्ड फॉर्म ax + by + cz = d, d मस्ट बी पॉजिटिव, d मस्ट बी पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। नहीं होगा तो बदलेंगे, हाँ तभी आपको नॉर्मल वेक्टर मिलेगा, नहीं तो गड़बड़ मिल जाएगा उल्टी साइड का। चलिए अब जरा इस पर कुछ सवाल और बाकी है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस मान लो आपको दे दें और इक्वेशन ऑफ द प्लेन पूछें। क्वेश्चन का फाइंड आउट द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन, फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ द प्लेन, equation of plane which is 15 unit, which is at 15 unit distance, which is at 15 unit distance from origin से डिस्टेंस दे रहे हैं, and unit vector, sorry unit normal vector and normal vector to the plane is 2i 3j 6k, ये दिया जा रहा है। तो नॉर्मल वेक्टर को तो n नाम देंगे 2i + 3j + 6k, एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस को p नाम देंगे कि 15 है। अब जब परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखते हैं तो इक्वेशन ऑफ द प्लेन का फॉर्मूला आपको मालूम है। इक्वेशन ऑफ प्लेन का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? r.n कैप बराबर p होता है, r.n कैप अपॉन mod of n = p के। r डॉट कितनी वैल्यू है? 2i + 3j + 6k अपॉन √ मॉड निकालना है 4 6 36 इसको कितने के? 15 के। 36 9 45 49, 7 आएगा, 7 उधर भेज दिए तो क्या वैल्यू आ गई? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? यहाँ ऊपर लिख दे रहे, r डॉट 2i + 3j + 6k बराबर कितने के? 15 7 105 के। कितनी वैल्यू आ गई? 15 7 105। ये कौन से फॉर्मेट में इक्वेशन है? ये वेक्टर फॉर्मेट में है। अगर इसको कार्टेशियन में ले जाना कुछ नहीं करना है आपको, xi yj zk डॉट मारेंगे 2i 3j 6k बराबर 105 के। कैलकुलेशन 2x + 3y + 6z बराबर 105। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द प्लेन आंसर। ये खत्म सवाल। आया सवाल समझ में? कर लेंगे ना इस तरह से क्वेश्चंस? बिल्कुल करने की आदत बनानी पड़ेगी। इसमें है क्या? कुछ है थोड़े नहीं। आपको तरीका बताया गया, आपको सलीका बताया गया, आप धुआंधार तरीके से बैटिंग कर दीजिए। आप धुआंधार तरीके से आप बैटिंग कर दीजिए, बस। नहीं कर पाएंगे? कर लेंगे। चलिए अगला टॉपिक है। हाँ भाई टॉपिक तो बना दौड़ के चलेंगे बिल्कुल एकदम। क्लियर हो गया? अभी खत्म करते हैं 3D जल्दी से, बहुत ही स्पीड पकड़ेंगे, 2-3-4 वीडियो निपटाना है फटाफट। अगला क्वेश्चन लिखा है एंगल बिटवीन एंगल ऑफ द प्लेन विद ए गिवन प्लेन एंड ए गिवन लाइन। अब देखो एंगल ऑफ द प्लेन, अब देखो कई चीजें बात समझनी है आपको। जैसे मान लो किताब उठाई हमने, ऐसे एक प्लेन ये नीचे ऐसे रखा है और एक प्लेन ये रखा है, इसके बीच में देखो ऐसे बंद करते एंगल बन रहा है ना, तो दो प्लेन के बीच का एंगल बन रहा है।
कागज का एक टुकड़ा लीजिए ऐसे, उनके बीच में दो एंगल बन रहे हैं। ये कागज ऐसे लिया हमने, अब ये कागज ऐसे मुड़ा है तो दो प्लेन दिख रहे हैं, नहीं एक प्लेन नीचे एक प्लेन ऊपर, तो एंगल बिटवीन प्लेन, ये परपेंडिकुलर थोड़ा और झुका दिया और झुका दिया, ऐसे झुका दिया, तो एंगल बिटवीन प्लेन, दो प्लेन के बीच का एंगल नहीं हो गया? हाँ हो गया सर। अब देखो ये प्लेन है और इस पर मैं कैसे करके छेद कर दे, मान लो ये इस तरह से इससे लाइन घुसा दी ऐसे। अब देखो ये क्या है, ये ऐसे लाइन चली गई इसके अंदर से, ऐसे घुसते हुए एक लाइन चली गई, तो ये लाइन क्या है? स्ट्रेट लाइन है ना। ये लाइन क्या है? ये पेंसिल जो तुम्हें ऐसे दिख रही है ये आपका प्लेन हो गया, ये कागज जो है प्लेन हो गया, और ये क्या है? एक लाइन है। तो यहां देखो दो केसेस समझा रहे हैं हम आपको, दो प्लेन के बीच का एंगल और एक प्लेन और एक लाइन के बीच का एंगल। अब देखो यहाँ यह प्लेन है और ये लाइन है, इनके बीच का एंगल निकालना। तो दो टॉपिक आपको पढ़ने इसमें, एंगल बिटवीन प्लेन में दो टॉपिक पढ़ने हैं, दो एंगल के बीच का प्लेन, दो प्लेन के बीच का एंगल और एक प्लेन और एक लाइन के बीच का एंगल। बात को समझने का कष्ट करिए कि जो बात आपको समझाई जा रही है इसलिए मैं छेद कर डाला अपना, देखो हमने समझ में आ जाए आपको बात। नहीं देखो ये प्लेन है, इस पर एक लाइन ऐसे करके घुसी हुई चली जा रही है, तिरछी चली गई, तो देखो इसके बीच में एंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा? दिखाई दे रहा होगा आपको, समझने की कोशिश करिए, नहीं तो आप प्रैक्टिकली घर में खुद करके देखिए, समझ में आ जाएगा कि इनके बीच में देखो दो एक एंगल दिखाई दे रहा है कि नहीं? ये जो एंगल बन रहा है इस एंगल को, एंगल का मेजरमेंट करने को, तो ये एंगल क्या है? ये प्लेन और लाइन के बीच का एंगल है। इस पेंसिल को लाइन मानिए और इसको प्लेन मानिए, तो ये क्या है? पेंसिल और प्लेन और लाइन के बीच का एंगल है। और इसके पहले जो ऐसे दिखाया था हमने आपको, ये दो प्लेन के बीच का एंगल है, एक प्लेन ये नीचे है और एक प्लेन ये है, इनके बीच का एंगल ये जो बन रहा है इस जगह, ये क्या है? दो प्लेन के बीच का एंगल है। तो हमें क्या टॉपिक को पढ़ने समझ में आएगा आपके? पहले दिमाग में ये आना चाहिए कि हमको पढ़ना क्या है। तो एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, दो बातें हैं, एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, दो प्लेन के बीच का एंगल, और एंगल बिटवीन ए प्लेन एंड ए लाइन। बहुत बढ़िया, दो बातें आपको पढ़नी है। एंगल के बारे में जो वार्ता करी जाएगी उन पे दो टॉपिक आपके बनते हैं, दो प्लेन के बीच का एंगल और दो लाइन के बीच का एंगल। अब क्या हुआ? अब देखो वैरायटी कैसे बनेगी। मान लो जैसे दो प्लेन आपको दी, तो दोनों प्लेन हो सकते हैं आपको कार्टेशियन फॉर्मेट में दे दें, हाँ दे सकते हैं। दो प्लेन हो सकता है आपको वेक्टर फॉर्मेट में दे दें, या हो सकता है दो प्लेन में एक प्लेन वेक्टर में कार्टेशियन में दे दें। ये तो आपको पीछे भी वैरायटी समझा के आए, उसमें कोई बहुत बड़ी कहानी नहीं है। तो आइए सर हम दो प्लेन की बात करते हैं और उनके बीच का एंगल निकालने की कहानी को समझने का प्रयत्न करते हैं, है ना। तो एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, दो प्लेन के बीच का एंगल निकालने की बात करनी है आपको। जरा समझने की कोशिश करिए कि दो प्लेन, जैसे मान लीजिए आपके पास एक ही प्लेन है, एक प्लेन है, इस पर एक वेक्टर होता है, इसका नाम होता है नॉर्मल वेक्टर, ठीक। दो प्लेन के बीच में वही एंगल बनेगा जो उनके दोनों नॉर्मल के बीच में एंगल बनेगा। नहीं समझ, बात बहुत ध्यान से समझिएगा। एंगल बिटवीन टू प्लेन्स का मीनिंग ये हुआ कि दो प्लेन है, पहला प्लेन मान लो ये, तो उस पर एक नॉर्मल वेक्टर ये हो गया, ये नॉर्मल वेक्टर हो गया। अब मान लीजिए दूसरा प्लेन होगा, मान लीजिए दूसरा प्लेन ऐसे करके ऊपर रखा और उस पर भी कोई एक नॉर्मल बनेगा, ये मान लो कि ये प्लेन और है, ऐसे करके रखिए इसके ऊपर ऊंचाई में, और इस पर जो परपेंडिकुलर वेक्टर होगा वैसे करके ऐसे घुस के जा रहा होगा, मान लीजिए जाएगा कि नहीं जाएगा, परपेंडिकुलर वेक्टर इस तरह से चला गया। तो अब देखिए इन दोनों प्लेन के बीच में जो एंगल बनाना है, तो इनके नॉर्मल के बीच का एंगल पता कर दीजिए, काम हो जाएगा। दो प्लेन के बीच का एंगल निकालने का मतलब दोनों के नॉर्मल के बीच का एंगल निकाल दीजिए। बात नहीं समझ में आ रही? बिल्कुल नहीं आ रही, बात सही आप कह रहे हैं, लेकिन आपको समझने का प्रयत्न करना पड़ेगा। थ्री डायमेंशन कैसे समझेंगे, समझने की कोशिश। आपके घर में एक दीवार पे एक दरवाजा लगा हुआ है ना, हाँ। एक काम करिएगा कि दीवार पर एक कैसे करके कुछ लंबी सी कोई स्टिक या कुछ चीज़ ऐसे लगा दीजिए। एक दीवार का नॉर्मल बन गया ना, ऐसे परपेंडिकुलर नॉर्मल ऐसे करके आ जाएगा। और फिर जो दरवाजा है आपका, अब जैसे हमारे पास ये तो दोनों दो दीवारें, एक दीवार इधर बगल में है, इन दोनों दीवार के बीच में एंगल कितना बन रहा है? 90 बन रहा है। तो देखा इनके नॉर्मल के बीच का भी एंगल 90 होगा। देखो कैसे, इसके सामने से जो एंगल आया, मतलब इससे जो नॉर्मल आया ये आया, और इससे जो नॉर्मल आया ये आया, दोनों के बीच में देखो कितना एंगल बन रहा है, 90। अब यही अगर यहाँ एंगल छोटा होगा तो यहाँ पे वो अपने आप नॉर्मल के बीच का एंगल ऐसे बनेगा, छोटा बनेगा।
मतलब एंगल बिटवीन टू प्लेन्स निकालने का मतलब है एंगल बिटवीन टू नॉर्मल्स, दोनों प्लेन के नॉर्मल्स के बीच का एंगल निकाल दीजिए आप। एंगल बिटवीन टू नॉर्मल्स के बीच का एंगल निकाल दीजिए, काम खत्म। अब नॉर्मल का मतलब समझ में आ गया ना। मान लीजिए अगर आपको इक्वेशन ऐसे दी गई, आर डॉट समथिंग बराबर डी के, तो यहां जो लिखा होगा नॉर्मल होगा, जिसको हम लोग n1 बोलेंगे। दूसरा हमारा वेक्टर मान लो ये ऐसे लिखा है, यहां पे मान लो d2 लिखा है, तो यहां पे इसको बोलेंगे n2। तो एंगल बिटवीन टू प्लेन्स में एंगल बिटवीन टू प्लेन्स का मतलब होगा बराबर होगा एंगल बिटवीन टू नॉर्मल्स, दोनों नॉर्मल के बीच का एंगल। तो n1 और n2 के बीच का एंगल निकालने का फॉर्मूला आपको यूज करना है, n1 और n2। मान लीजिए आपका n1 ये है, n1 इक्वल टू a1i b1j और c1k, और n2 वेक्टर मान लो आपका ये है a2i प्लस b2j प्लस c2k। तो इसके बीच का एंगल कैसे निकलेगा? एंगल का फॉर्मूला पता है, cos थीटा बराबर n1 डॉट n2 अपॉन मॉड ऑफ n1 मॉड ऑफ n2। ये पढ़ते हैं यहाँ पे ये। तो जब इनका डॉट कराएंगे तो क्या आएगा, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन अंडर रूट a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर c1 स्क्वायर अंडर रूट a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर c2 स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला है आपके पास। हम डायरेक्ट फॉर्मूला लिख सकते थे, लेकिन मैंने आपको समझा दिया है कि उनके नॉर्मल के बीच का एंगल निकाल देना। अब नॉर्मल निकालना हम आपको समझा चुके हैं। कार्टेशियन में भी नॉर्मल, देखो मैंने इसलिए पहले नॉर्मल निकालना समझाया था कि अगर वेक्टर फॉर्मेट दिया हो तो नॉर्मल कैसे निकालेंगे, अगर कार्टेशियन फॉर्मेट में दिया हो तो किसी इक्वेशन का नॉर्मल कैसे पता करेंगे, पता हो जाएगा। ये फॉर्मूले में वैल्यू रख देना, चट्टा से सॉल्व कर देना, आंसर दे देगा। आओ सवाल दिखाते हैं। हम पहले किस पे टॉपिक बात कर रहे हैं, एंगल बिटवीन टू प्लेन्स पे चल रही वार्ता, यानी a1 a2 b1 b2 c1 a1 b1 c1 a2 b2 c2, these are the direction ratios of नॉर्मल वेक्टर। ये नॉर्मल वेक्टर के क्या है, डायरेक्शन रेशियोज हैं। क्या है ये, डायरेक्शन रेशियोज हैं। तो अब यहां लिख देते हैं, लिखा पढ़ी के साथ लिख दिया है ताकि आपको बात समझ। इफ a1 b1 c1 and a2 b2 c2 are direction ratios of टू प्लेन रिस्पेक्टिवली लिख लेंगे। क्या फॉर्मूला बनेगा, cos थीटा बराबर a1 a2 b1 b2 c1 c2 अपॉन मॉड ऑफ अंडर रूट a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर c1 स्क्वायर अंडर रूट a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर एंड c2 स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमारा चलेगा। जो लिखा पढ़ी के साथ आपके पास नोट होना चाहिए वो ऐसे होना चाहिए। a1 b1 c1 क्या है, जो नॉर्मल है ना उसके डायरेक्शन रेशियोज है। समझ गए, पक्का ना? अच्छा, अब इसी में दूसरा फॉर्मूला भी बनता है, इफ L1 M1 N1 एंड L2 M2 N2 आर डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ टू प्लेन्स, दो प्लेन के डायरेक्शन कोसाइन है, तो फॉर्मूला चलेगा cos थीटा बराबर मॉड ऑफ, मॉड जरूर लगाना क्योंकि एंगल जो होता है एक्यूट लेना होता है, L1 L2 M1 M2 प्लस N1 N2। ये पढ़ चुके हैं फॉर्मूले, कोई दिक्कत वाली कहानी थोड़ी ना है। फॉर्मूले तो वही पुराने वाले लग रहे हैं, बस तरीका बदला गया है। आ जाएगा ना, हो जाएगा 100% हो जाएगा। फॉर्मूले आपने लिख लिए, लिखा पढ़ी करा दी हमने आपको। आइए सवाल दौड़ा देते हैं पे दो सवाल दौड़ा दिए जाते हैं। क्या दौड़ा दिए जाते हैं, सवाल। क्या दौड़ा देते हैं, सवाल। क्या दौड़ा देते हैं, सवाल। तो क्वेश्चन क्या लिखा है, फाइंड आउट एंगल बिटवीन टू प्लेन्स। आइए सर, दो प्लेन्स दिए गए, फाइंड एंगल बिटवीन टू प्लेन्स। क्या है पहला प्लेन, 3x माइनस 6y प्लस 2z इज इक्वल टू 7 एंड 2x प्लस 2y माइनस 2z इज इक्वल टू 5। देख लो, चेक करो सर। आइए सर, सबसे पहले लिखिए डायरेक्शन रेशियोज ऑफ प्लेन
3x माइनस 6y प्लस 2z बराबर 7 इज, बताओ ये पॉजिटिव है ना, हाँ ठीक है, तो ये ए बी सी 3 कामा माइनस 6 कामा 2 एंड डायरेक्शन रेशियोज ऑफ प्लेन 2x प्लस 2y माइनस 2z बराबर 5 इज 2 कामा माइनस 2। ये a1 b1 c1 a2 b2 c2 cos थीटा का फॉर्मूला लिखा, a1 a2 b1 b2 c1 c2 अपॉन अंडर रूट a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर c1 स्क्वायर a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर c2 स्क्वायर। बोलो हाँ, कराओ डॉट, 3 दूनी 6 माइनस 12 माइनस 4 बटे मॉड लगा के चलिएगा क्योंकि निगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव बनाना होता है, अपॉन अंडर रूट 9 36 4 अंडर रूट 4 4 4 क्या वैल्यू आएगी 12 16 16 में 6 के माइनस का 10 बटे 7 आएगा, ये 4 4 12 अंडर रूट 12 आ जाएगी, कुल मिला क्या वैल्यू आ गई माइनस प्लस 10 बटे 7 अंडर रूट पर। खत्म आंसर। समझ में आ गया होगा, उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा, उम्मीद है, ऐसा हम मानते हैं, है ना कि नहीं मानते हैं? आप कहोगे सर अभी इसमें कैलकुलेट हाँ हो रहा है क्योंकि इससे 4 से 12 है ना, 4 बाहर निकलेगा 2 काटेगा तो ये फाइनली आंसर बनेगा 5 बटे 7 अंडर रूट 3, ये आंसर हो जाएगा। कर लेंगे ना, नॉर्मल निकालना है, छठ से काम करना, बढ़ाते चले जाना है, भगाने वाली बातें हैं कि नहीं है। आप सुनो, अब एंगल बिटवीन टू प्लेन्स में कहानी क्या करें इस बार, एक हमको वेक्टर दिया, एक वेक्टर फॉर्मेट में प्लेन दिया r डॉट i प्लस j प्लस 2k इज इक्वल टू 13 के एंड 2x माइनस वाई प्लस जेड बराबर 7 के। अब 2 लिख दिए, तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द प्लेन, पहला वाला प्लेन r डॉट i प्लस j प्लस 2k इक्वल टू 13 इज, इसके कोएफिशिएंट, ये जो यहाँ लिखा हो तो इसके कोएफिशिएंट यहाँ पे a1 b1 c1 पता चल जाएंगे, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 कामा 2 और इसके कोएफिशिएंट कितने आएंगे 2x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 7 से क्या निकलेगा इज 2 माइनस 1 और 1, एंगल नहीं निकाल लेंगे इसके बाद, कर लेंगे ना। तो इसमें क्या देखा आपने, इसमें देखा एक वेक्टर है एक कार्टेशियन है, अब क्या करेंगे दोनों का वेक्टर दे देंगे, कर पाएंगे ना कि नहीं कर पाएंगे। एंगल बिटवीन टू प्लेन्स कोई कहानी थोड़े ना बहुत बड़ी कि बहुत उसमें लंबा खींचना है, हैं बोलो बोलिए भैया बोलिए, जल्दी जल्दी बोलिए कर लेंगे, हम ऐसा मान के चल रहे थे कर लेंगे, इसमें कोई बहुत बड़ी कहानी नहीं है। ठीक, तो ये हमने आज जो टॉपिक पढ़ा ये अभी एंगल में एक ही पोर्शन हुआ है कि एंगल बिटवीन टू प्लेन्स। अब एंगल बिटवीन टू लाइंस की अगर बात करेंगे, 2 लाइन, एंगल बिटवीन 2 लाइंस की जब बात आएगी तो उसको भी समझना, वो हम अगले वीडियो में समझेंगे क्योंकि काफ़ी लंबा हो गया, ठीक है, हो नहीं पाएगा फिर फायदा नहीं उसको छोड़ने बीच में, इसलिए इसको खत्म करते हैं, कल आगे इसी से आगे जारी करेंगे। एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, बिटवीन एंगल बिटवीन प्लेन्स एंड लाइंस पे बात करेंगे। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।